नमस्ते, वेरी हैप्पी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। सो लास्ट वीडियो में हमने मशीन डिज़ाइन के रिपीटेड जॉइंट के ऊपर एक क्वेश्चन किया था जिसमें हम नंबर ऑफ रिवेट काउंट नहीं कर पाए थे। और उस वीडियो में मैंने आपको दो केस समझाए थे कि जब हम रिवेट काउंट कर लेते हैं और जब हम रिवेट काउंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम रिवेट और बोल्ट दोनों कंसेप्ट को लेके चलेंगे। ओके, कंसेप्ट हमारा है रिवेटेड जॉइंट अंडर एसेंट्रिक लोडिंग। और ये जो मैं स्टेप्स यहाँ पे आपको बताऊंगा, ये सिमिलर स्टेप जब भी वैलिड होंगे वो वाला केस होगा जब हम बोल्ट में भी पढ़ेंगे। इसका मतलब दिस केस इज़ वैलिड फॉर ऑलवेज ऑल्सो फॉर बोल्टेड जॉइंट। और टेलीग्राम पे मैंने आपको वोल्टेड जॉइंट का और रिवेटेड जॉइंट का दोनों का क्वेश्चन आपको दिया है और वो इसी कॉन्सेप्ट से आपके ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से। ओके, सो हमारे पास एक प्लेट है, उस पर हमारे पास 4 रिवेट जॉइंट लगे हुए हैं, 1 2 3 4। अब सब कुछ छोड़ दो, ज़्यादा कुछ दिमाग मत लगाना, जो समझा रहा हूँ बस उस पर ध्यान देते जाओ। ओके, कंसेप्ट हमारा रिवेटेड जॉइंट अंडर एसेंट्रिक लोडिंग। एसेंट्रिक का मतलब जब सेंटर ऑफ मास से या फिर सीजी से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जब लोडिंग जो है वो थोड़ी एसेंट्रिक यानी कि शिफ्ट हो जाए, उस लोडिंग को हम बोलते हैं एसेंट्रिक लोडिंग। तो यहाँ देखिए इस रिवेटेड जॉइंट का ये 1 2 3 4 आर द 4 रिवेट्स। ठीक है, इनका सीजी कहाँ होगा, इनका सीजी निकालने का तरीका क्या होगा, इनका सीजी जो निकालने का तरीका, मान लीजिए ये डिस्टेंस है बी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है जो वो है बी, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो है बी। तो सबसे पहले हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सीजी। हमारे एग्ज़ाम्स में मैक्स टू मैक्सिमम टाइम्स हमको सिमेट्रिक रिवेट लगा के देते हैं। इसका सीजी निकालना बड़ा ही आसान होता है, जो कि हम बिना कैलकुलेशन भी निकाल सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि इसका सीजी कहाँ होगा बिना कैलकुलेशन के, इसके बीच में और इसके भी, यानी कि यहाँ कहीं इसका सीजी निकलने वाला है, ये डेफिनेट है। लेकिन मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूँ। तो सीजी निकालने का प्रोसेस एक्स बार इज इक्वल टू x1 x2 x3 डॉट 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 बटे n। ओके, और बाई बार इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डॉट 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 अपॉन n। तो इससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, सी। ओके, और इस केस में देखें, अगर मैं इसको ओरिजिन मानता हूँ, 1 को अगर मैं ओरिजिन मानता हूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है b। तो x1 0, x2 0, x3 कितना है हमारा, x3 हमारा b, और x4 कितना है हमारा b बाय 4, b बाई 2। सिमिलरली y1 हमारा कितना है 0, y2 हमारा है b, y3 हमारा है b एंड बाई 4 इज 0, तो बटे 4 b बाई 2। तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, b बाई 2 ओवर b बाई 2। यहाँ तक कोई दिक्कत, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, ये b बाई 2 हो गया। अब इसके बाद आता है हमारा स्टेप 2। अब आता है हमारा स्टेप सेकंड में ये बोलते हैं कि जो एसेंट्रिसिटी है, यानी कि सीजी से लोड तक की डिस्टेंस कितनी है। सपोज जो लोड है हमारा वो लोड पी है, और ये जो डिस्टेंस यहाँ से मेजर करेंगे अपने सीजी से, ये डिस्टेंस ई है। ओके, ठीक है। नाउ स्टेप थ्री में हमको इस सीजी पे 2 लोड अप्लाई करने, जो कि इमेजनरी लोड है, जो कि हमको हेल्प करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कैसे, एक लोड इसी के पैरेलल लगा दीजिए और एक लोड इसके अपोजिट लगा दीजिए। ठीक है, लेटर दिस इज पी एंड दिस इज पी, कोई दिक्कत। एंड ऑल्सो इस बात का ध्यान रखना है, स्टेप 2 डन हो गया है। एंड स्टेप थ्री में क्या किया हमने, लोड लगाया है P, मान ली P1 P2 और P, ऐसे लोड लगाना है कि इन तीनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा तो हमें दिक्कतें पैदा होंगी, जो कि अननेसेसरी स्टेप्स जो हैं तो हैं, बात खत्म है यहीं पे। ठीक है, अगर आपको हवा की आवाज़ अगर आ रही है, क्योंकि मैं इस टाइम पे जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, तो माइंड मत कीजिएगा, और पेपर यहाँ वहाँ उड़ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक, अब आते हैं अपन मुद्दे पे। ये हमारे 3 स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं।
ठीक। नाउ दो स्ट्रेसेस डिफाइन होंगी यहाँ पे, एक स्ट्रेस होगी आपकी प्राइमरी स्ट्रेस और एक स्ट्रेस होगी आपकी सेकेंडरी स्ट्रेस। तो जो प्राइमरी स्ट्रेस होती है वो कैसे डिफाइन होती है? प्राइमरी जो स्ट्रेस होती है वो हम डिफाइन करते हैं जो लोड, ये वाला लोड है, कौन सा? ये वाला जो डाउनवर्ड लोड है आपका, जो इसके पैरेलल है, उसको हम P/N कर देते हैं और ईच रिबिट पे। बस दिमाग के चक्षु खुल चुके होंगे, कान खड़े कर लो, अब मेन कैलकुलेशन स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो P/N क्यों किया मैंने? देखो रिबिट मैंने पिछले लेक्चर में, मैंने शायद आई थिंक हाँ मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी, जो रिबिट है आपकी, जो रिबिट है वो कैसे फेल होती है? एक तो क्रशिंग से फेल होती है, दूसरा आपकी शीयरिंग से फेल होती है, ठीक है। और प्लेट किससे होती है? टीयरिंग से होती है, ठीक है। क्रशिंग से और शीयरिंग से। तो क्रशिंग पहचानते कैसे हैं? क्रशिंग का मतलब होता है कि देखो, क्रशिंग को पहचानने का तरीका सिंपल सा तरीका है कि एक तरफ लोड लगे और दूसरी तरफ कुछ ना हो। यानी कि अगर ये इस पे जाएगा, अगर ये इसको खींचेगा ऊपर की तरफ, तो इस पे क्रशिंग आएगी, किस पे? लोड पे। जैसे मैंने आपको बताया था, ये देखो, ये बोल्ट का जॉइंट है अपना, ये बोल्ट है, ठीक है। मान लो ये बोल्ट लगा हुआ है, ये हमारी प्लेट्स हैं, ठीक है। ये जब इस पे लोड लगेगा P, तो इसका लोड जाएगा इस पे, ट्रांसफर होगा इस पे, तो ये जो P है इसको I की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, किसको? रिबिट को। पर रिबिट जो है वो किससे सटा हुआ है? प्लेट से। तो प्लेट इसको जाने नहीं देगी, तो इस पे जो स्ट्रेस आएगी उस स्ट्रेस को हम बोलते हैं क्रशिंग। और एक तरफ से कंप्रेशन है, कंप्रेशन गलत वर्ड यूज कर लिया मैंने, कंप्रेशन नहीं, एक तरफ से लोड है और एक तरफ से लोड नहीं है, इसका मतलब इसमें आएगा क्रशिंग। सिमिलरली प्राइमरी स्ट्रेस में हम क्रशिंग देखते हैं और इन सब पे हम लगाते हैं क्रशिंग। तो ये देखो, एक रिबिट, दो रिबिट, तीन रिबिट, चार रिबिट, ये हमारा आ गया P/4, P/4, P/4 और P/4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये है हमारा CG, ठीक, ये हमारा CG आ गया, ये निकला है हमारा प्राइमरी फोर्स। अब निकालेंगे हम सेकेंडरी फोर्स। अब सेकेंडरी फोर्स का मतलब क्या? सेकेंडरी फोर्स आप ध्यान से देखिएगा, एक P तो खत्म हो गया, अब बचा एक P। अब ये वाला जो P है आपका, कौन सा वाला? ये वाला P और ये वाला भी एक ट्विस्टिंग कपल पैदा करेंगे, ठीक है। ट्विस्टिंग कपल पैदा करेंगे तो इनके वजह से एक ट्विस्ट कपल आएगा, और ट्विस्टिंग कपल जब आएगा तो वो हमारा होगा सेकेंडरी फोर्स। अब सेकेंडरी फोर्स को निकालते कैसे? अब वही तो बताने आया हूँ मैं तुमको, परेशान क्यों हो रहे हो? ठीक है, देखो भाई, यूट्यूब में छान चुका हूँ, ऐसे वीडियोस बहुत कम है, तो ध्यान से पढ़ लो इस चीज़ को, ठीक है। ओके, ये डिस्टेंस कितनी है? B, ये डिस्टेंस कितनी है? B। इसका जो CG है, CG के कोऑर्डिनेट्स क्या है अपने? B/2, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको जनरल कैलकुलेशन समझा रहा हूँ, करनी कैसी है, इसी चीज़ को आपको अप्लाई करना है जो मैंने आपको टेलीग्राम में क्वेश्चन प्रोवाइड कर रखे हैं। और नहीं कर पाए हो कोई दिक्कत नहीं है, देखो, समझो और फिर उसको अटेम्प्ट करो, और आंसर्स मैं टेलीग्राम पे तुरंत डाल दूंगा अब, ठीक है। तो परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को, ठीक है। तो मैंने इसमें देखा कि जो हमारा सेकेंडरी शियर फोर्स है, वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेडियस का मतलब इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये जो रेडियस CG से एक रिबिट की डिस्टेंस जो है वो हमारी कहलाती है Rmax, ओके, Rmax कहलाती है। तो हम डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं? हम डिफाइन करते हैं FS1 R1, FS2 R2, FS3 R3, FS4 R4 इज इक्वल टू PE। इस इक्वेशन को समझ लो, ठीक है। अब ये जो FS1 है, लगेगा, लग कहाँ रहा है? FS1 सर लग कहाँ रहा है? आप मुझे ये समझाओ, लग कहाँ रहा है? तो देखो, निकालने का सीधा सी तरीका है, रेडियस लेने का, इसके परपेंडिकुलर खींच देने का। ये आपका FS, और रिबिट का काउंट क्या था अपना? ये 1 था, ये 2 है, ये 3 है,
ये 4 है, इसका ये ट्विस्टिंग ऐसे हो रही है तो इसका ये आ जाएगा, इसका प्राइमरी फोर्स है ट्विस्टिंग, इसकी आर ये है तो इसका ऐसा आ जाएगा और इसका ऐसा आ जाएगा, ये हो जाएगा Fs2, ये हो जाएगा Fs1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और इनके बीच में ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल है थीटा। और हम थीटा कैसे निकालेंगे? थीटा निकालने का सिंपल तरीका है, ये वाला जो एंगल होगा, कौन सा, ये वाला, ये सेम एंगल होगा, ये थीटा और ये भी थीटा। और ये थीटा कैसे निकलेगा? ये थीटा निकलेगा ये वाली साइड से, ये वाली साइड और ये वाली साइड से। देखो ध्यान से, मैं आपको ट्रायंगल दिखाता हूँ, ये देखिए ट्रायंगल, ठीक है। इस ट्रायंगल को बड़ा करके बना देता हूँ मैं आपके सामने, ये देखिए, ये थीटा, ये डिस्टेंस कितनी है b/2 और ये डिस्टेंस कितनी है b/2। तो tan थीटा इज b/2 अपॉन b/2, तो थीटा इज 45 डिग्री, ठीक है। थीटा की वैल्यू भी निकल गई 40। और मैक्स टू मैक्स के जब भी ऐसे केस आएंगे आपके पास तो सारों के सारों में थीटा की जो वैल्यू 45 डिग्री ही होगी, ज़्यादा टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। नाउ अब Fs1 को कैलकुलेट कैसे करेंगे? नाउ टेकिंग Fs1 अपॉन R1 इज इक्वल टू Fs2 अपॉन R2 इज इक्वल टू Fs3 अपॉन R3 इज इक्वल टू Fs4 अपॉन R4 इज लेटर कॉन्स्टेंट K, ठीक है। नाउ K की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एज वी नो डेट लेट अस सपोज Fs1 इज इक्वल टू KR1 एंड Fs2 इज इक्वल टू KR2, Fs3 इज इक्वल टू KR3 एंड Fs4 इज इक्वल टू KR4। कोई दिक्कत यहाँ तक? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इन सब Fs की वैल्यूज़ को तुमको कहाँ रखना है? इस वाली इक्वेशन में। और जैसे ही तुम इस वाली इक्वेशन में रखोगे इसको, तो क्या समा बन जाएगा? KR1 का स्क्वायर, KR2 का स्क्वायर, KR3 का स्क्वायर और KR4 का स्क्वायर इज PE, ठीक है। तो यहाँ से K की वैल्यू क्या निकल के आनी? PE ओवर R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, R3 का स्क्वायर, R4 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका आ गया किसका? K कैलकुलेट करने का। अब R1 R2 R3 क्या है? R1 आपका कुछ नहीं है, R1 आपकी ये वाली डिस्टेंस है, कौन सी? CG से रिबेट तक की डिस्टेंस, ये है आपकी R1। और R1 की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करोगे? R1 की वैल्यू कैसे, इसी में देखिए, R1 अपना ये है ना, तो b/2 का स्क्वायर, ये b/2 का होल स्क्वायर प्लस b/2 का होल स्क्वायर। सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी है, ठीक है। टेंजेंट निकालेंगे, थीटा निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम करेंगे तो R1 निकल जाएगा। और मैंने पाया, क्या पाया मैंने देखा कि जो आपकी इस केस में R1 है और जो आपकी R2 है और जो आपकी R3 और जो आपकी R4 है, वो सब की सब इक्वल, लेट अस सपोज इज इक्वल टू R। तो हमारा जो फॉर्मूला आ जाएगा, मॉडिफाइड फॉर्मूला, जो कितना आ जाएगा? PE ओवर 4R², ठीक है। इसकी यूनिट का निकलने वाली है। P की यूनिट हमको दे रखी, न्यूटन में दे रखी, लेट अस सपोज न्यूटन, ये आ जाए आपकी mm में आ जाएगी, ओवर 4 mm स्क्वायर, mm से mm जाएगा तो आपकी यूनिट आएगी न्यूटन पर mm। कोई दिक्कत यहाँ तक? आपकी K की वैल्यू, K की जो यूनिट आएगी वो न्यूटन पर mm में आएंगी, ठीक है। नाउ K की वैल्यू निकल गई। नाउ वी नो डेट, अब मैं स्टेप्स भूल हूँ कौन से स्टेप पे आ गया हूँ मैं, अब बस देखते रहिए। वी नो डेट Fs1 इज इक्वल टू KR1, Fs2 इज इक्वल टू KR2, Fs3 इज इक्वल टू KR3, Fs4 इज इक्वल टू KR4। कोई दिक्कत? K की वैल्यू क्या है अपनी? P ओवर 4R² इंटू R1। R ही मानो कि मैंने R1 R2 R3 R माना है, तो बस यहाँ से सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपकी जितनी भी हैं Fs की वैल्यू सारी की सारी कैलकुलेट हो जाएंगी। और Fs आ गया, Fs आ गया, Fs, अब सबका Fs आ गया। अब जब इन सब का Fs आ जाएगा तो
हम लगा देंगे कौन सा, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। तो फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है हमारा पहला, अब जब दो पैरेलल दो वेक्टर पी वेक्टर क्यू वेक्टर किसी थीटा एंगल पे होते हैं तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो कैसे निकलता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2pq कॉस थीटा। यहाँ पे हमारा p क्या है, मान लीजिए हमारा यहाँ पे है प्राइमरी फोर्स, एज पर द रिक्वायरमेंट हमारा, अब देखिए हमारा जो p है वो हमारा प्राइमरी फोर्स है एंड q है, q इज हमारा सेकेंडरी फोर्स। ठीक है, आप इससे निकालिए रिजल्टेंट निकाल लीजिए, आपका रिजल्टेंट आ जाएगा p/n का स्क्वायर और fs का स्क्वायर प्लस 2p/n fs और cos थीटा। कोई दिक्कत? ठीक है, ये आपका आ गया रिजल्टेंट किनका, प्राइमरी फोर्स का और सेकेंडरी फोर्स का। ठीक है, नाउ क्वेश्चन हमारा डिज़ाइन क्वेश्चन बोलता है वर्स्ट लोड पे, बोलता है कि हम डिज़ाइन करेंगे तो डायमीटर रिवेट कितना होता है हमारे वर्स्ट लोड पे। वर्स्ट लोड का मतलब क्या होता है कि जिस पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है, यानी सबसे ज़्यादा जिस पे रिजल्टेंट जिस पे सबसे ज़्यादा निकलेगा। मोस्टली गलत वर्ड बोला हूँ, मोर यानी कि ज़्यादा रिजल्टेंट जिस रिवेट पे हम पाएंगे वो रिवेट हमारी वर्स्ट केस में होगी, यानी कि उस पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा, हमको उसको सेव करनी है। अगर वो सेव हो जाएगी तो हमारी बाकी जो रिवेट्स हैं वो भी अपने आप ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कैसे, अगर मुझसे कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछेगा कि डायरेक्टली मुझे बता दो, तो देखो जिसका थीटा कम होगा, जिसका थीटा 90 डिग्री से कम है, ठीक है, वो हमारी वर्स्ट लोडेड होती है। कैलकुलेट करके देखेंगे हमारा केस सही आएगा, जिसका थीटा 90 डिग्री से कम होगा वो हमारी वर्स्ट लोडेड होंगी। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो वर्स्ट केस हमने निकाल लिया इसका। ओके, और ये हमारा कंबाइंड है। अब इसकी सेफ कंडीशन देख लेते हैं कैसे सेव करेंगे। फॉर सेफ कंडीशन रिजल्टेंट ओवर π/4 d स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू टाउ परमिसिबल। ये आपकी आ गई सेफ कंडीशन से, यहाँ से हमारा डायमीटर भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये था हमारा पूरा रिवेट वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो रिवेट का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ मेरा इसी के साथ। ओके, इसके साथ हमारा जो रिवेट का क्वेश्चन है वो भी ख़त्म होता है। ठीक, और इसमें अगर मैं बोलूँ वर्स्ट लोडेड कौन सा वर्स्ट लोडेड है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हमें देखना है थीटा किसका छोटा है। इसमें थीटा किसका 90 से छोटा है, एक इसका छोटा है एक इसका, तो हम इसमें कह सकते हैं कि वर्स्ट लोडेड रिवेट कौन सी होंगी, रिवेट नंबर 3 एंड रिवेट नंबर 4 आर दी वर्स्ट लोडेड रिवेट। ठीक है, इनका रिजल्टेंट निकाल लिया हमने कंबाइंड से, प्राइमरी फोर्स का सेकेंडरी फोर्स के साथ। ठीक, हमारा ये वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट है। अब रिवेट की जगह हमारा बोल्ट हो जाएगा, रिवेट की जगह हमारे पास बोल्ट हो जाएगा, तो बोल्ट में भी कुछ नहीं करना है, सेम ही प्रोसीजर है, बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसीजर है, इतना रत्ती भर भी चेंज नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको इस क्वेश्चन में मज़ा आया होगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और क्वेश्चन लगाते रहिए। थैंक यू।